हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अब दोबारा से हम चैप्टर नंबर 3 की ओर आते हैं, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। तो चैप्टर 3 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था किस प्रकार से जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस होते हैं उनको हिस्टोरियंस यूज करते हैं बीइंग एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। और उसके बाद हमने देखा था कि महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है वो किस प्रकार से वीएस सुकांतर की लीडरशिप में डिफरेंट स्कॉलर्स ने किस प्रकार से महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग प्रकार के स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में लिखा गया था। तो सेकंड पार्ट की शुरुआत हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, किंग फोल्क, नॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड किंगशिप। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर को जितना आज हम हमारी कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी है उससे कंपेयर करते हुए चलेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आज की हमारी फैमिली का जो स्ट्रक्चर कैसा है, उसी स्ट्रक्चर को यदि हम देखें कि वो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ होगा, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। तो यदि हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में यदि हम देखें कि शुरुआती जो ह्यूमन बीइंग होगा वो एक फैमिली के रूप में नहीं रहता होगा। क्लास 6 की हिस्ट्री में थोड़ा सा ग्लिम्पसेस आपने लिए होंगे कि शुरुआती जो ह्यूमन बींग्स थे उनका डेवलपमेंट, उनकी लाइफ थी वो इंडिविजुअल लाइफ थी। वो अपना खुद का शिकार करते थे और खुद अपना एक इंडिविजुअल लाइफ को के साथ रहते थे और उस समय कम्युनिटी के रूप में रहना उन्होंने नहीं सीखा था। तो और उसके बाद स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि किस प्रकार से जब एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन होता है अराउंड 12,000 ईयर्स अगो कि 12,000 साल पहले किस प्रकार से ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट होता है और ग्रासलैंड के डेवलपमेंट ने ह्यूमन बीइंग को फोर्स किया कि वो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करे, क्योंकि एग्रीकल्चर उन्हें एक नया रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा था उनकी फूड सेफ्टी के लिए। और जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो उसने उन्हें फोर्स किया कि वो एक सेटल्ड कम्युनिटी की लाइफ को अडॉप्ट करें, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की प्रोसेस है उसके बारे में हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में मान लीजिए हम कोई भी एक सिंपल से मान लीजिए हम वीट का एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वीट के एग्रीकल्चर के लिए आपको कम से कम जब शुरुआत में बीज आप रोपोगे, बीज के बाद उससे प्लांट तैयार होगा, प्लांट को धीरे धीरे राइपन होने में टाइम लगेगा, उसके बाद उससे क्रॉप तैयार होगी और फिर क्रॉप से आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस सारी प्रोसेस में आपको 3 to 4 मंथ्स का वेट करना होता है। और इस प्रोसेस में ये नहीं है कि आपने प्लांट को तैयार हो गया और आप कहीं और मूव ऑन कर गए और बाद में आपने खेती क्रॉप को सेटल डाउन कर लिया, क्योंकि वहां पे आपको उस प्लांट की पूरी तरीके से देखभाल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं पे साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी घूम रहे हैं जिनका फूड भी वही प्लांट है, तो उनसे भी आपको बचाना होगा। साथ ही आपको कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यदि हम सोच के देखें तो जिस प्रकार का हमारी क्लाइमेटिक सिचुएशन है तो बीच बीच में उस पौधे के अंदर आपको वाटरिंग भी करनी पड़ेगी, उसमें पानी वगैरह भी देना होगा। तो इन सारी चीजों ने ह्यूमन बीइंग को फोर्स किया हुआ कि वो एक सेटल्ड लाइफ को अडॉप्ट करें। अब सेटल्ड लाइफ को जब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो सेटल्ड लाइफ को अडॉप्ट करने के बाद जब आप इंडिविजुअल से एक सेटल्ड लाइफ में आते हो, एक साथ रहने की शुरुआत करते हो, तो फिर आपके जो रिलेशन है, जो बॉन्डेज है वो और ज्यादा मजबूत हुई होगी और उसी रिलेशन और बॉन्डेज ने कहीं ना कहीं बाद में फैमिली नाम के स्ट्रक्चर को डेवलप किया होगा, जिससे कि हमारी जो मॉडर्न फैमिली सिस्टम हम देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर को तैयार होने में शायद इन्हीं प्रकार के बैकग्राउंड का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा। देखिए, जो एंशिएंट हिस्ट्री है जिससे रिलेटेड कोई भी सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको उस इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ कल्पनाएं भी करनी पड़ती हैं। तो यही कल्पना है कि शुरुआती ह्यूमन बीइंग ने एक इंडिविजुअल लाइफ को छोड़कर उन्होंने कॉमन रूप से रहना शुरू क्यों किया होगा, कम्युनिटी लाइफ क्यों डेवलप की होगी और फैमिली स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ होगा। तो ये हमारी कुछ इसी प्रकार की कल्पनाएं हैं और इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग की फैमिली की शुरुआत हुई होगी। तो सारी की सारी जैसे आज हम मॉडर्न टाइम में भी देखते हैं तो उस समय भी ऑल फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल, कि सारी की सारी फैमिली एक जैसी नहीं रही होंगी। आज भी हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी फैमिली जॉइंट फैमिली है, कुछ फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, कुछ फैमिली का स्ट्रक्चर अलग होता है, कुछ फैमिली का स्ट्रक्चर अलग होता है। हर फैमिली अपने आस पड़ोस की फैमिली से वेरी करती है। वो वेरी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मेंबर की फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं, हो सकता है किसी फैमिली में केवल पेरेंट्स और 2 बच्चे हो सकता है किसी फैमिली में पेरेंट्स और 1 बच्चा हो सकता है किसी फैमिली में पेरेंट्स के साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो, साथ में चिल्ड्रन भी हो, तो एक जॉइंट फैमिली अलग होती है। उनका आपस में रिलेशनशिप विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसा संबंध, एंड द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट दे शेयर, और किस प्रकार की एक्टिविटीज को वो शेयर करते हैं। हो सकता है आज भी हम मॉडर्न टाइम में देखें किसी फैमिली में हो सकता है कि दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं, किसी फैमिली में केवल फादर वर्किंग है, मदर हाउसवाइफ का काम कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एक्टिविटीज को वो शेयर करते थे उनमें भी अलग अलग फैमिलीज वेरीज करती थी। Very often people belonging to the same family shared food and other resources.
लाइव वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल्स। तो आज भी मॉडर्न टाइम में भी हम यही देखते हैं कि एक सिंपल से एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले सारे लोग अपने फूड को शेयरिंग करते हैं। आप अपनी फैमिली में देखते होंगे सभी की किचन में एक ही खाना बनता है, शाम को या जब भी खाना खाना होता है सभी फैमिली के मेंबर्स मिलजुल कर खाने को यूटिलाइज करते हैं। तो उस समय फूड को इसी प्रकार से शेयर किया जाता होगा। साथ ही घर के जो दूसरे रिसोर्सेज है उनको भी इसी प्रकार से मिलजुल कर वो लोग शेयर करते थे। तो मॉडर्न टाइम में भी हम इसी प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। साथ रहते थे, हम भी एक ही परिवार में एक साथ रहते हैं। काम, तो उस समय का काम अलग है। आज भी घर में बहुत सारी ड्यूटीज जैसे डेवलप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। यदि मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं तो घर के बहुत सारे डोमेस्टिक जॉब्स हैं जो कि बच्चे कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर बच्चे जो बड़े बच्चे हैं वो अपने छोटे भाई बहन है उनकी देखभाल करते होंगे। एंड द परफॉर्म रिचुअल्स, इसी प्रकार आज भी हमारे फेस्टिवल्स में कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर उन रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। तो उस समय की फैमिली और आज की फैमिली में भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है यदि वर्क स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो। फैमिलीज आर जनरली ए लार्जर पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल नोन एज द रिलेटिव्स और द किंग फोल्क। तो फैमिली है वो जो किंग फोल्क हम बोलते हैं उसका एक लार्जर पार्ट होती थी नेटवर्क ऑफ पीपल नोन एज द रिलेटिव्स और किंग फोल्क। देखिए नॉर्मली रिलेटिव में यदि हम देखेंगे, देखिए हम फैमिली का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारी फैमिली में हमारे जैसे नॉर्मल सिंपल फैमिली को देखें तो हम हमारी मम्मी पापा और उनके नीचे जुड़ गए हम वी इंडिविजुअल्स। लेकिन यदि हम रिलेटिव्स की बात करें तो फिर क्या होगा कि इसके साथ में हमारे कजन्स भी होंगे, साथ में हमारे अंकल्स भी होंगे, हमारी आंट्स भी होंगी। उसके और ऊपर देखें तो इन दोनों से कनेक्टेड हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि लार्जर वे में देखें तो ये फैमिली क्या है, इस पूरा जो एक लार्जर पार्ट है रिलेटिव्स का, इसी का एक पार्ट है, ठीक है। और फैमिली टाइज आर बेस्ड ऑन द ब्लड एंड रिगार्डेड एज द नेचुरल। और ये जितने भी जो टाई अप है इस फैमिली के सारे मेंबर्स का, ये सारे रिलेटिव जो किससे जुड़े हुए हैं वो ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं, यानी रक्त संबंधों से जुड़े हुए हैं, वो एक ही डिसेंट से हैं, ठीक है। ये हम सब आपस में ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं। हमारा ब्लड रिलेशन हमारे कजन्स के साथ है, हमारे अंकल्स के साथ है, हमारी आंट्स के साथ है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, और साथ में दूसरे भी रिश्ते आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से जो रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स वाला सिस्टम होता है वो एक होल पार्ट है, फैमिली उसी का एक पार्ट है, ओके। और ये जो ब्लड रिलेशंस होते हैं नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हैं। देयर आर डिफाइंड इन मेनी वेज, सच इन सम सोसाइटीज कजन्स आर रिगार्डेड एज द रिलेटिव्स एंड इन अदर सोसाइटीज दे आर नॉट। अब फैमिली के भी डिफरेंट पार्ट है। हो सकता है कि यदि साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में हम देखें तो साउथ इंडिया की फैमिली स्ट्रक्चर अलग होता है, देखने को आज भी अलग देखने को मिलेगा आपको। नॉर्थ इंडिया में फैमिली का स्ट्रक्चर अलग आपको देखने को मिलेगा। यदि आप किसी फॉरेस्ट सोसाइटी में जाओगे, यानी कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में यदि आप जाओगे तो वहां के जो पुराना जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वहां पे फैमिली का स्ट्रक्चर आपको अलग देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से जो रिलेटिव है उनका स्ट्रक्चर भी अलग मिलेगा। तो कई प्रकार की सोसाइटी ऐसी हैं जहां पर कजन्स हैं, जो चचेरे भाई बहन होते हैं, उनको हम रिलेटिव्स के रूप में संबोधित करते हैं। कई फैमिली ऐसी होती हैं जिनमें उनको रिलेटिव्स नहीं माना जाता है। इन द केस ऑफ अर्ली सोसाइटीज, जो प्रारंभिक समाज था उसको यदि हम देखें तो इट इज इजी फॉर द हिस्टोरियंस टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिलीज ऑफ द एलाइट क्लास। यदि प्रारंभिक समाज से रिलेटेड यदि आज हमको इतिहास लिखना हो तो हिस्टोरियंस के लिए ज्यादा इजी है कि वो एलाइट क्लास के बारे में इजीली डिफाइन कर सकते हैं। यानी एलाइट क्लास यानी जो हाई क्लास थी, जिसमें राजा और उसकी फैमिली शामिल होती थी, उसके दरबारी शामिल होते थे। क्योंकि तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि एलाइट क्लास से रिलेटेड बहुत सारी रिटर्न इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमारे पास हैं। जितने भी एपिक्स है उनमें भी एलाइट क्लास के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे यदि महाभारत के बारे में भी यदि आप पढ़ोगे तो कुरु वंश से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है कि उनकी फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था, उनके आपस में रिलेशंस कैसे थे। लेकिन यदि हम कॉमन पीपल की बात करें तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लगभग नील है हमारे पास। तो ऑन दी अदर हैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिलियर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। इसीलिए जो साधारण पीपल है, जो कॉमन पीपल है, उनकी जो फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देना या उसको रिकंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई भी हिस्टोरिकल सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली एंड द किनशिप। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर हमें देखना है वो है कि लोगों का फैमिली और किनशिप के प्रति एटीट्यूड कैसा होता था। कई जगह हो सकता है कि उन्हें आपस में ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए होते थे तो उनमें बहुत ज्यादा भाईचारे वाली फीलिंग हो सकती है। लेकिन महाभारत में भी हमने देखा कि कजन्स थे, उनके बीच में पूरी शत्रुता थी।
तो उनका आपस में जो रिलेशन था, उस रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि उनका फैमिली और किनशिप के लेकर उनका एटीट्यूड कैसा है। It is also investigated and analyzed by historians. These factors are important as they give insight in the people's thinking. और हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया है, क्योंकि ये सारी चीजें हिस्टोरियंस को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोवाइड करती हैं कि उस समय के लोगों की सोच कैसी थी, लोग फैमिली के बारे में, फैमिली के स्ट्रक्चर के बारे में, फैमिली का सोसाइटी में रोल कैसा है उसके बारे में उनकी इनसाइट थिंकिंग कैसी थी, वो उसके बारे में क्या सोचते थे, उनके क्या विचार थे, इन सबको जानने के लिए हिस्टोरियंस ने बहुत डिटेल स्टडी की है। अगला दी आइडिया ऑफ द पैटर्नली आइडिया ऑफ किनशिप एंड द सक्सेशन, कि राजा महाराजा होते थे, वहां पे किस प्रकार से राज्याभिषेक होता था। सक्सेशन मतलब पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद किस प्रकार से ये पूरा सिंहासन का खेल होता था। पैटर्नल सोसाइटी कैसे काम करती थी, ये आइडिया कैसे डेवलप हुआ, यहाँ पे उसकी बात की गई है। देखिए पैटर्नली और मैटर्नली दो वर्ड है। पैटर्नली का मतलब है कि ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम द फादर टू सन। देखिए राजा है फादर, राजा के बाद जो भी संपत्ति, जो भी राज्याधिकार है वो किसको मिलेगा, सन को मिलेगा, यानी राजा के बाद बेटे को मिलेगा। इस बेटे के बाद किसको मिलेगा, इसके बेटे को मिलेगा। कई बार हो सकता है कि यहाँ पर राजा के कोई भी सन नहीं है, तो भी राजा के बाद किसको मिलेगा, राजा के ब्रदर को मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे पूरा सिस्टम किसके ऊपर डोमिनेट है, मेल सिस्टम पे डोमिनेट है। ठीक है, तो इसको आप पैटर्नली सोसाइटी बोलते हो। मैटरनली का सिंपल सा मीनिंग है कि डिसेंट है, जो उत्तराधिकार है वो ट्रेस टू दी मदर, माता से आता है। ठीक है, कि यहाँ पे मान लीजिए कोई किंग है, उसके बाद उसकी डॉटर को मिलेगा, डॉटर के बाद उसकी डॉटर को, उसके बाद उसकी डॉटर को। तो यानी कि यहाँ पे सोसाइटी किसी है, फीमेल ओरिएंटेड हो रही है। अंडर द पैटर्नली सिस्टम सन्स हैव क्लेम्स टू देयर फादर्स वेल्थ व्हेन द लेटर डाइड। तो पैटर्नल सोसाइटी होती है, उसमें पिता की जो भी संपत्ति होती है उसके ऊपर उसके बेटों का अधिकार माना जाता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है, जब उनकी डेथ हो जाती है। इन केस द किंग डिडंट हैव ए सन, ही वाज सक्सीड बाय वन ऑफ हिज ब्रदर्स। यदि राजा के मान लीजिए कोई भी बेटा नहीं है, तो राजा के बाद उसका जो सिंहासन होता है, उसकी जो संपत्ति होती है, उसके ऊपर उसके भाइयों का अधिकार होता है। ठीक है, समटाइम्स अदर किंग्समैन क्लेम्ड द थ्रोन एंड इट वाज ए वेरी एक्सेप्शनल केस दैट वीमेन एक्सरसाइज पावर। हो सकता है कि कई बार भाई भी नहीं है, तो जो दूसरे रिलेटिव होते हैं वो सिंहासन के ऊपर अपना अधिकार जताएं, लेकिन ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस था। बहुत ही कम मामलों में हमने ऐसा देखा है कि महिलाओं को इस प्रकार की पावर दी गई हो। ऐसा एक एक्सेप्शनल केस हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था प्रभावती गुप्त का, वही यहाँ पे दोबारा से डिस्कस किया गया है। प्रभावती गुप्त से रिलेटेड जो मंदसौर प्रशस्ति है, उन सब में हमने उससे प्रभावती गुप्त के बहुत सारे हमारे पास कॉपर इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनमें हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्रभावती गुप्त के कॉपर इंस्क्रिप्शन से, कि प्रभावती गुप्त थी वो एक गुप्त एम्पायर की राजकुमारी थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, और उसका जो शादी थी वो वाकाटक वंश था, वहां पे उसकी शादी हुई थी। और वाकाटक वंश में जब राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो वहां पर शासन के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करती है, और अपनी पावर को यूज करते हुए वो वहां के बहुत सारे ब्राह्मण से उनको वो लैंड ग्रांट प्रोवाइड करती है, जमीन का दान देती है। ये चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजा के बाद अधिकार किसके पास जा रहा है, फीमेल के पास जा रहा है। तो ये ऐसा बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होता था कि किसी राजा के बाद संपत्ति का अधिकार किसी महिला को चला जाए। ठीक है, रूल्स ऑफ मैरिज, शादी के क्या नियम थे। धर्मसूत्र और रिकॉग्नाइज्ड 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। जो धर्मसूत्र हैं वो नॉर्मली शादी 8 डिफरेंट प्रकार की शादियों की बात करते हैं। इन 8 शादियों में 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वर कंसिडर्ड एज गुड। इनमें से जो पहले 4 प्रकार थे उनको अच्छी शादियां माना जाता था। द रिमेनिंग मैरिज वर कंडेम्ड बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। 4 के बाद जो 5, 6, 7, 8 वाली जो शादियां हैं उनको ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती थी, इसलिए उनकी निंदा की जाती थी। Women couldn't get any share in her parental property। साथ ही शादी का नियम यह भी था कि महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। ये चैप्टर नंबर 2 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। शादी का एक और 2 प्रकार थे। एक्सोगोमी का मतलब होता है मैरिंग आउटसाइड वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल, कि अपने परिवार और अपने वंश से बाहर शादी करना डिजायरेबल होता था, जिसको एक्सोगोमी बोला जाता था। आज भी यही होता है ना, अपनी फैमिली, अपने वंश, अपना जो गोत्र होता है
उससे बाहर महिलाओं की शादी की जाती है आज भी हमारे नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में, आपको पता होगा। और इस सिस्टम को बोल देते हैं एक्सोगेमी। कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर इन मैरिज वाज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। किसी भी पिता की कन्यादान करना या शादी के समय अपनी महिलाओं को, अपनी जो पुत्री होती है उसकी शादी के समय उसको कई सारे गिफ्ट के साथ विदा करना है किसी पिता का इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी माना जाता था। इस ड्यूटी को बोलते थे कन्यादान। ये आज भी हमारे यहाँ होता है, लेकिन आज नॉर्थ इंडिया में कन्यादान की जो रिचुअल है वो धीरे धीरे एक कुरीति के रूप में हो गई है कि पहले पिता अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी जितनी उसकी क्षमता होती थी उसके हिसाब से गिफ्ट देकर अपनी बेटी को विदा करता था, जिसको कन्यादान बोलते थे। आज इसी कन्यादान के कारण नॉर्थ इंडिया में लड़कियों को डिजायरेबल नहीं माना जाता। अब जो 8 शादियों के प्रकार दिए गए हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में केवल 4 को डिस्कस किया गया है। हियर आर दी फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्म्स ऑफ मैरिज फ्रॉम द मनुस्मृति। मनुस्मृति में जो शादियों के 8 प्रकार दिए गए हैं उनमें से यहाँ पर पहली, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को डिस्कस किया गया है। पहला प्रकार शादी का जो कि सबसे उत्तम माना जाता था, द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑनरिंग हर विद प्रेजेंट्स ऑफ ज्वेल्स टू ए मैन लर्नड इन द वेदास whom the father himself invites। ये पहली प्रकार की शादी में सिंपल सा ही होता था कि अपनी बेटी के लिए जो पिता है वो खुद एक वर को पसंद करता था। वर की केवल एक ही क्वालिटी होती थी कि उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद पिता अपनी बेटी को कीमती कपड़ों में और अच्छी अच्छी ज्वेलरी के साथ सजाकर उसकी शादी कर देता था। ये पहला प्रकार होता था जो कि सबसे डिजायरेबल माना जाता था। उसके बाद जो फोर्थ प्रकार होता था, चौथा प्रकार होता था, द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस्ड द कपल विद द टेक्स्ट मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैज शोवन ऑनर टू द ब्राइडग्रूम। चौथी प्रकार की शादी में जो ब्राइडग्रूम होता है उसके प्रति पिता अपनी एक सम्मान दर्शाते हुए अपनी बेटी को गिफ्ट के साथ विदा करता था। साथ में वो शादी के समय एक टेक्स्ट भी बोलता था, मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर, कि इस आने वाले संसार में तुम दोनों अपने जो भी कर्तव्य है उनको मिलजुल कर पूरा करो। और उसके बाद वो अपनी बेटी को विदा कर देता था। ये चौथा प्रकार होता था। अब जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में जो शादियां बुरी मानी गई हैं वो है 5, 6, 7, 8। तो फिफ्थ वाली शादी कैसी थी? When the bridegroom received a maiden after having given as much wealth as he can afford to the kinsman and to the bride herself according to his own will। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कन्यादान नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो दूल्हा है, जो वर है, वो अपनी क्षमता से अपने आसपास के संबंधियों और दुल्हन को गिफ्ट दे रहा है और उसके बदले में उसकी शादी हो रही है। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में आजकल बहुत सारा हो रहा है जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है। सिक्स्थ वाला पार्ट जो शादी है वो है कि द वॉलेंट्री यूनियन ऑफ मैडिन एंड हर लवर विच स्प्रिंग देयर डिजायर। छठी शादी आज की एक तरह से लव मैरिज आप देख सकते हो कि जो लड़का और लड़की हैं वो दोनों अपनी इच्छा से एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी वॉलेंटरी, ना माता पिता का कोई रोल है ना कुछ हो रहा है, अपनी इच्छा से एक दूसरे के प्यार में अपनी शादी को कंप्लीट करते हैं। तो दीज आर द 8 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज। अगले टाइप्स ऑफ मैरिज की कितने प्रकार की टाइप्स ऑफ मैरिज हैं? तो एंडोगमी ऑब्जेक्टिवली याद रखना। एंडोगमी में सिंपल सा है कि एंडोगमी रेफर्स टू द मैरिज विद इन ए यूनिट, मैरिज इनसाइड वंस और वन ग्रुप। This could be a kin group, caste or group living in the same locality। ठीक है, ये एंडोगमी है कि अपने ग्रुप में हो सकता है, अपनी कास्ट के अंदर, अपनी लोकेलिटी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर इस प्रकार की शादियां करना, अपने किन ग्रुप में शादियां करना। ये एंडोगमी वाला सिस्टम स्पेशली आज भी यदि आप देखोगे तो साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सोगमी रेफर्स टू द मैरिज आउटसाइड वंस और वन ग्रुप, फैमिली और किन। ये नॉर्थ इंडिया में डिजायरेबल है, सबसे ज्यादा डिजायरेबल है कि अपने ग्रुप, अपनी फैमिली, अपनी कास्ट से बाहर शादी करना एक्सोगमी। जब नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार की शादियां होती हैं एंडोगमी वाली, तो वहां पे क्या होता है आप सबको पता है, ऑनर किलिंग होता है। लड़के और लड़की दोनों को मार दिया जाता है अपनी ऑनर के नाम पर, तो इसलिए उसको ऑनर किलिंग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार की शादियां डिजायरेबल है आज भी, और साउथ इंडिया में इस प्रकार की शादियां आपको आज भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पोलोगमी का मतलब होता है कि पोलोगमी और पोलेंटी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइव्स। यदि एक ही मेल है वो कई प्रकार के, कई अलग अलग वाइव्स रखता है, यानी एक से ज्यादा पत्नियां उसके होती हैं, तो उसको पोलोगमी बोलते हैं। मॉडर्न टाइम में ये इंडियन कानून के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, पोलेंटी का मतलब कि पोलेंटी इज द प्रैक्टिस ऑफ ए वीमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। यदि एक ही फीमेल के
एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे तो उसको पोलेंडी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए तैयार कर लेना। हो सकता है कि चारों का नाम लिखा हो और आगे 4 स्टेटमेंट दिए गए हों और फिर सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि मैच द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो एंडोगेमी यानी कि अपने ही ग्रुप के अंदर शादी करना, एक्सोगोमी यानी कि ग्रुप से बाहर, अपने परिवार से बाहर, अपनी जाति सिस्टम से बाहर शादी करना। पोलेगेमी का मतलब एक हस्बैंड है उसकी कई सारी वाइफ्स हो सकती हैं, और पोलेंडी का मतलब है कि एक ही महिला के कई सारे हस्बैंड हो सकते हैं। ओके, आगे का जो पार्ट है वो हम अगले चैप्टर में अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।